नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। कौन कौन से पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं एयर पॉल्यूशन की। ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या है? अनडिजायरेबल गैसेज एंड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर एंड कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और लाइफ इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है। जो एयर में अनडिजायरेबल गैसेस और पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको उस पॉल्यूशन को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब देखते हैं एयर पॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन देखते हैं। कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं? नेचुरल पॉल्यूटेंट्स एंड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या होते हैं? डस्ट, पॉलेंस, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनोज। एंड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या होते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। 90% जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। क्या क्या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। जो पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स होते हैं जिसकी डाया लेस देन 100 माइक्रोन होती है, वो प्राइमरी पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल का डाया जो है 100 माइक्रोन से ज़्यादा होगी तो कोर्स पार्टिकल होगा। ठीक है। अब प्राइमरी पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? SO2 हो गया। ये है प्राइम प्राइम कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूट करता है वो एसओ टू करता है। ठीक है। SO2 इज़ प्राइम कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। फिर क्या हो गया? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO एंड NO2। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हेलोजन कंपाउंड्स हो गए। ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, लेड हो गया एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए। ये सारे क्या हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हेलोजन कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेड एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स 90% होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो 10% ही होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड मोर पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी और कई सारे पॉल्यूटेंट के इंटरेक्शन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ये कौन कौन से होते हैं? ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। ठीक है। एसिड मिस्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड मिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, स्मॉग हो गया एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs हो गए। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स? ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, फोटोकेमिकल स्मॉग, फॉर्मेशन ऑफ एसिड मिस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, स्मॉग एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देखते हैं एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, जिसकी हाइट होती है अर्थ के सरफेस से 0 to 11 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसकी हाइट होती है 11 से 50 किलोमीटर। इस यहाँ पे टेम्परेचर होता है -56 से -0.2 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर की हाइट होती है 50 to 85 किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -0.2 डिग्री सेल्सियस से 92 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जो हाइट होती है 85 to 500 किलोमीटर होती है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर में जो हाइट होती है वो 500 किलोमीटर से ऊपर एग्जोस्फियर आ जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये सीक्वेंस यहाँ ध्यान रखना है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर। ठीक है। अब देखते हैं एरोजोल्स क्या होता है। एरोजोल्स क्या होता है? ये एक एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल है जो कि एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहती है। ठीक है। इट इज़ ए एक्सट्रीमली स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है। इसको क्लासीफाई किया जाता है कई तरह से, जैसे स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स और मिस्ट। ये सारे एरोसोल्स हैं। ठीक है। स्मोक, डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट। अब देखते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर होते क्या क्या है। जैसे डस्ट। डस्ट क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एयरबॉर्न सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज रेंज इन साइज। डस्ट वो पार्टिकल्स होता है जिसकी साइज 1 to 1000 माइक्रोन होती है
जो कि एयर में रहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्मोक। स्मोक क्या होता है? वेपरस मैटर विद सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ कार्बन अराइजिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट कम्बस्टन। वो वेपरस मैटर जो कार्बन के सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ रहता है, जो कि अराइज होता है इनकम्प्लीट कम्बस्टन की वजह से। ठीक है, इसका जो पार्टिकल साइज होता है 1 माइक्रोन से छोटा होता है। फिर आता है मिस्ट। मिस्ट एक लिक्विड पार्टिकल है जिसका साइज लेस देन 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, फॉग क्या है? फॉग है मास ऑफ स्मोक डस्ट जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है। फॉग इज अ मास ऑफ स्मोक डस्ट एक्सेट्रा ऑब्सकरिंग इन द एटमॉस्फेयर। इसका जो साइज होता है 0 to 10 माइक्रोन होता है। ठीक है, फिर आता है स्मॉग। स्मॉग क्या है? स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। ड्यू टू एक्सेसिव स्मॉग विजिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, वेजिटेबल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और आई इरिटेशन बहुत होती है। ठीक है, स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। ठीक है, हेज। हेज क्या होता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन वेपर ऑफ फॉग स्मोक एंड डस्ट। हेज जो है फॉग स्मोक और डस्ट का के थिन वेपर के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 57%। इट इज़ मेन गैस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर नाइट्रस ऑक्साइड का होता है परसेंटेज 6%। फिर मेथेन होती है 12%। ठीक है, फिर CFC होती है 25%। ठीक है, तो सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट करती है वो करती है CO2, फिर करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर करता है CH4 और फिर करता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो CO2, CFC, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, CO2 करता है 57%, CFC करता है 25%, मेथेन करता है 12% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द प्लैनेट। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? ये हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेता है और प्लैनेट को गर्म करता है। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है? अगर नेचुरल रेनफॉल की वैल्यू जो है वो नेचुरल रेनफॉल के पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम है तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? SO2, NO, H2SO4, HNO3 और कई सारी गैसेस। इसमें जो NO है वो मेन कॉज होता है एसिड रेन का। ठीक है, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि MCQs में कि किस किस गैसेस की वजह से एसिड रेन होती है। ठीक है, तो SO2, NO जो मेन कॉज होता है एसिड रेन का, H2SO4, HNO3 और कई सारी गैसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जो H2SO4 है वो सॉइल और प्लांट्स को मोस्टली हार्म करता है। ठीक है, एसिड रेन की वजह से जो H2SO4 होता है उसकी वजह से एसिड रेन कॉज करता है कौन कौन? SO2, NO, H2SO4, HNO3। ठीक है, और जो H2SO4 है वो सॉइल और प्लांट को मोस्टली हार्म करता है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का जो मेन कॉज है वो CFC गैसेस है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। द मेन कॉज फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज CFC गैस। IAO मतलब इंडोर एयर क्वालिटी। रिंगलमैन स्केल को यूज़ किया जाता है स्मोक डेंसिटी को मेजर करने के लिए। रिंगलमैन स्केल इज यूज टू मेजर द स्मोक डेंसिटी। ओके, अब देखते हैं लेजिस्लेशन रिलेटेड टू पॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर लॉ, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एंड कंट्रोल आया इस ईयर में, स्टेब्लिश हुआ 1974 में। एयर एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल 1981 में। वाटर लॉ आया 1974 में। फिर एयर एक्ट आया 1981 में। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ आया 1986 में। ठीक है, तो कुल मिला के वाटर लॉ के 7 साल बाद एयर एक्ट आया। फिर एयर एक्ट के 5 साल बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ आया। ठीक है, तो 1974, 1981, 1986। अब देखते हैं लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट होता है इट इज इन द ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो हाइट के बढ़ने से डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में द टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का डिक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं लैप्स रेट। ठीक है, तो लैप्स रेट क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन एल्टीट्यूड।
ठीक है। अब कई सारे लैप्स रेट है, जैसे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, न्यूट्रल एडियाबैटिक लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जिसको एम्बिएंट लैप्स रेट भी बोलते हैं, ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, ये एक्चुअल रेट है जिससे एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होता है विथ हाइट। इट इज़ द एक्चुअल रेट एट विच द एम्बिएंट टेम्परेचर चेंजेस विथ हाइट। ठीक है, इसको प्रिवेलिंग लैप्स रेट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिवेलिंग लैप्स रेट। ठीक है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एम्बिएंट लैप्स रेट और प्रिवेलिंग लैप्स रेट भी बोलते हैं। फिर आता है एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या है? द रेट एट विच एटमॉस्फेरिक या कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जो जिस रेट से एटमॉस्फेरिक या कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के बढ़ने से, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर हाइट के रेट से, जो जिस मतलब जो रेट है स्टैंडर्ड, वो 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर हाइट में डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। अगर लैप्स रेट पॉजिटिव है तब टेम्परेचर डिक्रीज होगा विथ हाइट, और अगर लैप्स रेट निगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा विथ हाइट। ठीक है, अगर लैप्स रेट पॉजिटिव तो टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट, एंड लैप्स रेट नेगेटिव तो टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। ठीक है, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट। जो मेन डिफरेंस होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में, वो ये चीज़ है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट जो होता है वो फोकस करता है टेम्परेचर चेंज ऑफ एयर पार्सल में इन रिलेशन टू एल्टीट्यूड, जबकि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट फोकस करता है टेम्परेचर चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक। ठीक है, टेम्परेचर चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर इन रिलेशन टू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें नहीं दिया गया है कि जो मेन डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस बिटवीन adiabatic lapse rate and environmental lapse rate is that adiabatic lapse rate focuses on temperature change, of an air parcel with height, while environmental lapse rate focuses on temperature change of atmosphere with height. ओके, तो एडियाबैटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में यही डिफरेंस है कि एडियाबैटिक लैप्स रेट फोकस करता है टेम्परेचर चेंज ऑफ एयर पार्सल विथ हाइट, जबकि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट फोकस करता है टेम्परेचर चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर विथ हाइट। ठीक है, अब कुछ रिलेशन की बात कर लेते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ELR ग्रेटर देन ALR है, मतलब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ग्रेटर देन एडियाबैटिक लैप्स रेट है। ठीक है, ये कंडीशन होगी सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट की, जो कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा। अगर ELR लेस देन ALR है तो ये होगा सब एडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, ये ग्राफ किसके बीच में है? हाइट और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टेबल इन्वायरमेंट। ELR ग्रेटर देन ALR अनस्टेबल, ELR लेस देन ALR स्टेबल। ये हो जाएगा सुपर एडियाबैटिक, ये हो जाएगा सब एडियाबैटिक। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रल एडियाबैटिक लैप्स रेट। न्यूट्रल एडियाबैटिक लैप्स रेट कब होगा? जब ELR इज इक्वल टू ALR हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल एडियाबैटिक लैप्स रेट, स्टेबल इन्वायरमेंट होगा ये। ठीक है, फिर आता है इन्वर्जन, जिसको निगेटिव लैप्स रेट भी बोलते हैं। ये अनस्टेबल इन्वायरमेंट होता है, अनस्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें नॉर्मल लैप्स रेट, निगेटिव लैप्स रेट भी इसको बोलते हैं, इन्वर्जन। अब कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वाटर कैन बी यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, वो क्लास डी में है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर कैन बी यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज, क्लास डी वाटर यूज़ करेंगे फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज।
ठीक है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो PM10 इंडस्ट्रियल एरिया में है वो लेस देन 100 μg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है। हजार्डस जो पॉल्यूटेंट होता है रिलीज होता है एलईडी से, उसको बोलते हैं आर्सेनिक। ठीक है। जो एलईडी से हजार्डस पॉल्यूटेंट रिलीज होता है उसको बोलते हैं आर्सेनिक, वो आर्सेनिक रिलीज होता है। थर्मल ऑप्टिकल एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन एसएस कार्बोनेशियस एरोसोल्स, PM कार्बन यूज होता है थर्मल ऑप्टिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है। थर्मल ऑप्टिकल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है PM कार्बन को एसेस करने के लिए। ठीक है, तो यही कुछ दिए गए हैं। एज पर IS 2296 which category of surface water can be used for drinking water source without conventional treatment but after disinfection? C कैटेगरी का सरफेस वाटर यूज़ कर लेंगे विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये कुछ क्विक पॉइंट है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्लूम की। प्लूम क्या होता है? ठीक है। प्लूम क्या होता है? प्लूम इज डिफाइंड बाय द पाथ टेकन बाय कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ गैसेस बेस्ड। प्लूम प्लूम को डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूस गैसियस डिस्चार्ज होता है, गैसियस बेस्ड का डिस्चार्ज होता है, वो क्या पाथ फॉलो करता है। ठीक है, जब चिमनी से वो गैस डिस्चार्ज होता है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं प्लूम। ठीक है। अ प्लूम इज डिफाइंड बाय द पाथ टेकन बाय अ कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ गैसेस बेस्ड एमिटेड फ्रॉम स्टैक और चिमनी। ठीक है। द शेप ऑफ पाथ ऑफ प्लूम डिपेंड्स अपॉन द लोकलाइज्ड एयर स्टेबिलिटी। जो वहाँ की एयर स्टेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा शेप ऑफ द पाथ ऑफ प्लूम। जो पाथ है प्लूम का वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की जो लोकलाइज्ड एयर स्टेबिलिटी है वो कैसी है। ठीक है। जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है प्लूम का उसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लूम इज स्टैक। इफेक्टिव हाइट जो प्लूम की होती है वो स्टैक की जो इफेक्टिव हाइट है वो प्लूम हाइट होगा, और प्लस जो एक्चुअल हाइट ऑफ स्टैक है, जैसे ये घर है, स्टैक की हाइट कितनी है और फिर ये प्लूम है, ये टोटल हाइट जो हो जाएगी इसको बोलेंगे इफेक्टिव हाइट। ये इफेक्टिव हाइट होगी। ठीक है, प्लूम हाइट प्लस स्टैक हाइट। अब देखते हैं विंड वेलोसिटी क्या होती है। U इज इक्वल टू यू नॉट जेड बाई जेड नॉट पावर के। ठीक है, जेड नॉट क्या है? हाइट एट विच एनीमोमीटर इज केप्ट, जहाँ पे एनीमोमीटर लगा है विंड को मेजर करने के लिए वो हाइट। यू नॉट क्या है? विंड स्पीड एट एनी हाइट जेड, किसी भी हाइट जेड पे विंड स्पीड कितनी है, यू नॉट हो जाएगा। के कांस्टेंट है। लार्ज रेट के लिए के की वैल्यू 1/9 लेंगे, इन्वर्जन के लिए मार्क्ड इन्वर्जन के लिए 1/3 लेंगे, और एवरेज वैल्यू के की कितनी होती है? 1/7। ठीक है। सुपर एडिवेटली लैप्स रेट में अभी अपन ने देखा एल आर ग्रेटर देन एल आर होता है। सम टाइम टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ उसको बोल देंगे इन्वर्जन या कि निगेटिव लैप्स रेट। ठीक है। अब पहली तरह का प्लूम देखते हैं, लूपिंग प्लूम। सॉरी। इट इज़ अ रैपिड मिक्सिंग एंड वेवी कैरेक्टर अंडर सुपर एडियाबैटिक कंडीशन। ये एक रैपिड मिक्सिंग और वेवी कैरेक्टर का होता है सुपर एडियाबैटिक कंडीशन में। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर हाईली अनस्टेबल होता है अंडर स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट। ठीक है, ये तब बनता है जब एटमॉस्फेयर इज हाईली अनस्टेबल एंड अंडर स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट। इट टेक प्लेस व्हेन एटमॉस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल और विंड की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर वेरी अनस्टेबल होता है और विंड स्पीड इज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी कंडीशन क्या है? एल आर ग्रेटर देन एल आर हो या कि एल आर वेरी 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 ग्रेटर देन डी एल आर। ठीक है, और इसके लिए हाई स्टैक की ज़रूरत होती है। ऑल्सो हायर स्टैक्स आर नीडेड। अब देखते हैं लूपिंग प्लूम कैसे होता है। ये है लूपिंग प्लूम। ठीक है, एल आर ग्रेटर देन एल आर होगा, हाईली अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा इसमें, और विंड स्पीड जो होगी 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होगी। ठीक है। अब देखते हैं कोनिंग प्लूम क्या होता है। पॉल्यूशन ट्रैवल फेयरली लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर रीचिंग ग्राउंड लेवल इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। जब पॉल्यूशन एक लंबी दूरी तय करे ग्राउंड लेवल को पे पहुंचने के बाद, पहुंचने से पहले, उसको बोलते हैं कोनिंग ब्लूम। ये कब ऑकर होता है? जब विंड की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है, व्हेन विंड स्पीड ग्रेटर देन 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सब एडियाबैटिक कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, मतलब जब ई एल आर लेस देन ए एल आर होता है। ई एल आर लेस देन ए एल आर। ठीक है। इन्वायरमेंट इज हाईली स्टेबल विथ स्मॉल स्केल टर्बुलेंस। इसमें इन्वायरमेंट जो है स्टेबल होता है और बहुत हल्का टर्बुलेंस होता है। ये तब ऑकर होता है जब क्लाउडी और विंडी पीरियड्स के टाइम। इट इज़ मोस्टली लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग क्लाउडी एंड विंडी पीरियड्स। ठीक है, ये हो गया कोनिंग प्लूम। ठीक।
अब देखते हैं न्यूट्रल प्लूम। न्यूट्रल प्लूम क्या होता है? न्यूट्रल न्यूट्रल प्लूम एक अपवर्ड वर्टिकल राइज प्लूम है। स्टैक से एकदम सीधा वर्टिकल राइज हो जाए जो गैस है, उसको उस प्लूम को बोलेंगे न्यूट्रल प्लूम, अपवर्ड वर्टिकल राइज प्लूम। ठीक है, फ्रॉम स्टैक। ये कब कब होगा? जब ई एल आर इक्वल टू एल आर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं फैनिंग प्लूम। फैनिंग प्लूम मोस्ट फेवरेबल प्लूम होता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन में ऑकर होता है, मतलब निगेटिव ई एल आर में। निगेटिव ईएलआर की वजह से एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन में ऑकर होता है। एमिशन जो है वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होता है। एमिशन विल स्प्रेड ओनली हॉरिजॉन्टली। फैनिंग एक फैन की तरह, जैसे फैन घूमता है ना, तो एमिशन जो होता है इसका हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें हाई राइज स्टैक का रिक्वायरमेंट होती है। हाई राइजिंग स्टैक्स आर रिक्वायर्ड फैनिंग प्लूम में। आप देखते हैं लिफ्टिंग और लॉफ्टिंग प्लूम। When there exists strong adiabatic lapse rate above a surface inversion, then plume is said to be lofting। ठीक है, लॉफ्टिंग प्लूम क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट हो, किसके ऊपर? अब सरफेस इन्वर्जन। मान लो ये सरफेस इन्वर्जन है, तो उसको बोलते हैं लॉफ्टिंग प्लूम। इट हैव मिनिमम डाउनवर्ड मिक्सिंग बट अपवर्ड मिक्सिंग विल बी क्वाइट टर्बुलेंट। डाउनवर्ड मिक्सिंग इसकी बहुत कम होती है, लेकिन जो अपवर्ड मिक्सिंग होती है वो काफ़ी टर्बुलेंट और रेपिड होती है। ठीक है, ये बहुत ही, ये एक आइडल डिस्पर्सन ऑफ एमिशन। इट इज़ मोस्ट आइडल फॉर डिस्पर्सन ऑफ एमिशन। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ एमिशन के लिए मोस्ट आइडल कंडीशन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक सरफेस इन्वर्जन के ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट रहता है, तो इसमें जो डाउनवर्ड मिक्सिंग होती है वो कम होती है, और जो अपवर्ड मिक्सिंग होती है वो बहुत रेपिड और टर्बुलेंट होती है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी आइडियल है डिस्पर्जन ऑफ एमिशन के लिए। फिर आता है फ्यूमिगेटिंग प्लूम। ये कब ऑकर होता है? व्हेन इन्वर्जन ऑकर एट शॉर्ट डिस्टेंस अबव द टॉप ऑफ द स्टैक एंड सुपर एडियाबैटिक कंडीशन प्रिवेल बिलो द स्टैक। ठीक है, इस इसमें क्या है? जो इन्वर्जन है वो स्टैक के ऊपर हो, और जो सुपर एडियाबैटिक क्लैप्स रेट है वो स्टैक के नीचे हो। ठीक है, तब ये कंडीशन फ्यूमिगेटिंग प्लूम ऑकर होता है। ठीक है, ये लॉफ्टिंग प्लूम का जस्ट अपोजिट है। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ लॉफ्टिंग प्लूम। फिर आता है ट्रैपिंग प्लूम। ट्रैपिंग प्लूम क्या है? व्हेन द इन्वर्जन लेयर एग्जिस्ट अबव द एमिशन सोर्स एज वेल एज बिलो द सोर्स। ट्रैपिंग प्लूम वो है जब इन्वर्जन लेयर एमिशन सोर्स के ऊपर और नीचे दोनों जगह हो। ठीक है, तो जो उस इसकी वजह से क्या होगा? जो एमिटेड प्लूम है ना ही ऊपर जा पाएगी ना ही नीचे जा पाएगी, तो कुल मिला के ट्रैप हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रैपिंग प्लूम। दिस प्लूम इज़ नॉट आइडल फॉर डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये प्लूम आइडल नहीं है डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स के, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट है वो ट्रैप हो जाएगा एक सर्टेन हाइट में। ठीक है, एक सर्टेन हाइट से ऊपर नहीं जा पाएगा। इट कैन नॉट गो अबव टू अ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो ये आइडल नहीं है डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स के लिए। ठीक है, ये कई तरह के प्लूम हो गए। अब थोड़ा पॉल्यूशन स्टैंडर्ड देखते हैं। पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स। अगर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड इंडेक्स 0 to 50 है तो एयर क्वालिटी गुड है, 51 to 100 है तो मॉडरेट है, 100 to 200 अनहेल्दी, 201 से 300 है तो वेरी अनहेल्दी, ग्रेटर देन 300 तो हजार्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। 0 to 50 गुड, 51 to 100 मॉडरेट, 100 to 200, 101 to 200 अनहेल्दी, 201 to 300 वेरी अनहेल्दी, ग्रेटर देन 300 हजार्डस। ठीक है, अब कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसका यूज़ किया जाएगा टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले बैग हाउस फिल्टर। बैग हाउस फिल्टर क्या है? इसमें क्या होता है? अ फ्यूल गैस इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर विच फिल्टर आउट द पार्टिकुलेट मैटर एंड अलाउ द गैस टू पास। एक फ्यूल गैस को पास कराया जाता है जो फिल्टर से, जो फिल्टर आउट करता है पार्टिकुलेट मैटर को और गैस को पास करने देता है। ठीक है ठीक, फ्यूल गैस को पास कराया जाता है फिल्टर से, जो विच फिल्टर आउट द पार्टिकुलेट मैटर। फिल्टर पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर आउट करेगा और गैस को पास करने देगा। ठीक है, इसमें जो पोर वॉल्यूम एफिशिएंसी वो 99% होती है। एंड इसकी जो वेरी हाई फॉर द कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स अप टू 1 माइक्रोमीटर तक का जो स्मॉल पार्टिकल है उसको रिमूव कर सकता है, अप टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है,
अब देखते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इट इज़ यूज टू सेपरेट फ्रॉम पॉल्यूटेड गैस और लिक्विड स्ट्रीम विदाउट द यूज ऑफ फिल्टर थ्रू वॉर्टेक्स सेपरेशन। वॉर्टेक्स सेपरेशन से ये, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर लिखा है, ये बहुत ही मतलब पॉल्यूटेड गैस और लिक्विड स्ट्रीम को बिना फिल्टर की मदद से सेपरेट कर देता है, वॉर्टेक्स सेपरेशन की मदद से। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑयल रिफाइनरीज टू सेपरेट ऑयल एंड गैसेस। ऑयल रिफाइनरीज में भी साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है ऑयल और गैसेस को रिमूव करने के लिए। जो कलेक्शन एफिशिएंसी होती है साइक्लोन की, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, जैसे जैसे डेंसिटी पार्टिकल साइज की इंक्रीज होगी तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोन प्रेसिपिटेटर। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पावर प्लांट्स में, पल्प और पेपर इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, आयरन और स्टील प्लांट्स में। ठीक है, इट इज़ लार्जर साइज एंड लो वेलोसिटी डस्ट कलेक्शन डिवाइस। एक लार्जर साइज का होता है और लो वेलोसिटी डस्ट कलेक्शन डिवाइस है दैट वर्क्स बाय रिमूविंग पार्टिकल एंड स्मोक फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से ये पार्टिकल्स, स्मोक और गैस स्ट्रीम्स को रिमूव करता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99% होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम है इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की मदद से पार्टिकल्स और स्मोक और डस्ट को रिमूव करता है, गैस स्ट्रीम को रिमूव करता है। ठीक है, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो 99%। फिर आता है ग्रेविटी सेटलिंग। ये ग्रेविटी सेटलिंग जो मिनिमम साइज की पार्टिकल रिमूव करता है ग्रेटर देन 501 माइक्रोमीटर के साइज को रिमूव करते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है 50% से कम होती है। फिर सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर है जो ये मिनिमम साइज पार्टिकल रिमूव करता है 5 से 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है 50 से 90% होती है। फिर आता है फैब्रिक फिल्टर। ये मिनिमम साइज पार्टिकल रिमूव करता है ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो 99% होती है। ठीक है, फैब्रिक फिल्टर की। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं, तो एक की पॉइंट्स अपन देख लेंगे। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको साइलेंट किलर बोलते हैं बिकॉज ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, ना ही इरिटेटिंग होता है। एक साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड ये अभी PM10 वाला अपन देखिए हैं। CPCB के अनुसार एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो स्टैंडर्ड फॉर लेड है पब्लिक सीवर में, वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एफ्लुएंट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड फॉर लेड इनटू पब्लिक सीवर शुड नॉट एक्सीड 1 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, करंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो इंडिया में है वो 18 नवंबर 1994 को नोटिफाई की गई थी बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ट्रैवलिंग साउंड, ये साउंड का पार्ट है, नॉइज पॉल्यूशन का पार्ट है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ट्रैवलिंग साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, उसको पावर ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेड स्क्रबर क्या है। बेड स्क्रबर आर इफेक्टिव एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस फॉर रिमूविंग पार्टिकल्स एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूशन होता है पार्टिकल्स और गैसेस का, उसको रिमूव करने के लिए बेड स्क्रबर काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, पॉल्यूशन इज एयर पासिस थ्रू अ चैम्बर और वेयर वाटर इज स्प्रेड ऑन द एयर। ठीक है, स्क्रबर आर डिजाइन टू रिमूवल ऑफ गैस पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। स्क्रबर को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो गैस पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव करे। इट इज़ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस टू सेपरेट डर्ट फ्रॉम एम्बियंट एयर। बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस होता है डर्ट को एम्बियंट एयर से रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यह है बेड स्क्रबर। इसमें क्या किया जाता है, पॉल्यूटेड एयर जो होती है, पॉल्यूटेड एयर इज पासेस थ्रू अ चैम्बर, जहाँ पे वाटर स्प्रे किया जाता है एयर में। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया जाता है कि गैस पॉल्यूटेंट को एयर से रिमूव कर दे। काफ़ी एफिशिएंट होता है टू सेपरेट डर्ट फ्रॉम एम्बियंट एयर। ठीक है, बेड स्क्रबर 3 तरह के होते हैं, साइक्लोनिक स्क्रबर, स्प्रे टावर और वेंचुरी स्क्रबर। साइक्लोनिक स्क्रबर जो होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वाले पार्टिकल साइज को रिमूव करता है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है 80% से कम होती है। स्प्रे टावर जो पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते हैं उनको रिमूव करता है, इसकी एफिशिएंसी भी 80% से कम होती है। वेंचुरी स्क्रबर गैसेस और पर्टिकुलेट कंटेमिनेट्स को रिमूव करता है,
पार्टिकल साइज जिसकी 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होती है उनको रिमूव करता है। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा 99% होती है। ठीक है, तो ये हो गया बेड स्क्रबर के तीन टाइप, साइक्लोनिक स्क्रबर, स्प्रे टावर, वेंचुरी स्क्रबर। तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब अपन बात कर लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन की। ठीक है, तो नॉइस पॉल्यूशन का इफेक्ट देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में। नॉइस पॉल्यूशन को डेसिबल में मेजर करते हैं, डीबी में। ठीक है, नॉइस लेवल इन डीबी, अगर 0 dB है, 0 डेसिबल है, तो इफेक्ट ऑब्जर्व थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी 105 डेसिबल है, तो सिग्निफिकेंट चेंज इन पल्स रेट 110 है, तो स्टिमुलेशन रिसेप्शन इन स्किन 120 है, तो पेन थ्रेशोल्ड 135, नोजिया वॉमिटिंग डिजीनेस होगा 140 है, तो ईयर में पेन होने लगेगा 155, स्किन बर्न होने लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ साउंड कैसे करते हैं। ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको बस एक बार देखे रहो ताकि अगर आए ऑप्शंस में तो डायरेक्ट टिक कर दो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है। साउंड लेवल एल इजक्वल टू लॉग क्यू बाई क्यू नॉट इन बेल, 10 लॉग क्यू बाई क्यू एल इन डीबी। ठीक है, डेसिबल में कैसे मेजर होगा, 10 इंटू लॉग क्यू बाई क्यू नॉट, डेसिबल में मेजर हो गया। साउंड इंटेंसिटी, ये था साउंड लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल डीबी में कैसे मेजर होगा, 10 लॉग 10 अपॉन आई अपॉन 10⁻⁻12। ठीक है, 10 लॉग आई अपॉन 10⁻⁻12। फिर साउंड प्रेशर लेवल कैसे मेजर होगा, 20 लॉग पी आर एम एस अपॉन 20 म्यू पास्कल। ठीक है, ये स्क्वायर था तो इधर आ गया। फिर एवरेज साउंड का 20 लॉग 10 1/n सिग्मा 10 प्लस एल एन बाई 20। तो ये हो सके तो ध्यान रखना है, मतलब इतना तो ध्यान रखना है कि माइंड में रहे ताकि अपन टिक कर सकें। ठीक है, पी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर प्रेशर होता है म्यू पास्कल में। क्यू नॉट है रेफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर, साउंड पावर। क्यू है मेजर क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर, साउंड पावर, साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, ये मेजर्ड है, ये रेफरेंस है। क्यू नॉट रेफरेंस है, क्यू मेजर है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। द पैरामीटर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेजर एयर क्वालिटी इन इंडिया इज 8। एयर क्वालिटी की चीज़ें यहाँ क्यों दे रहा है। द टाइप ऑफ नॉइस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑफ वॉल एंड सीलिंग विद साउंड अब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्शन नॉइस बोलते हैं। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस होता है सिलिका डस्ट को इनहेल करने से। न्यूमोकोनियोसिस अलग होगा सिलिका डस्ट को इनहेल करने से। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन बर्निंग कोल पॉल्यूट एटमॉस्फेयर बाई NOx और SOx। थर्मल पावर प्लांट से और पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं जो की वजह से ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। अब देखते हैं एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल फॉर रेजिडेंशियल एरिया के लिए। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल देख लेते हैं जो कि IS 4958 1968 में दिया गया है। ठीक है, एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइस लेवल रूरल एरिया के लिए जो नॉइस लेवल एक्सेप्टेबल है वो 25 से 35 डेसिबल। सब अर्बन एरिया के लिए 30 से 40 डेसिबल। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, हमेशा आता ही आता, अगर नॉइस पोल्यूशन आया तो आएगा ही आएगा। रेजिडेंशियल एरिया अगर अर्बन है तो 35 से 45 डेसिबल। अर्बन एरिया रेजिडेंशियल और बिजनेस है, बिजनेस टाइप का एरिया है तो 40 से 50 डेसिबल। सिटी एरिया में 45 से 55 डेसिबल और इंडस्ट्रियल एरिया में 50 से 60 डेसिबल तक का नॉइस अलाउबल है। ठीक है, रूरल एरिया में सबसे कम 25 से 35, सब अर्बन एरिया में 30 से 40, रेजिडेंशियल एरिया में अर्बन एरिया रेजिडेंशियल अर्बन एरिया में 35 से 45, अर्बन एरिया रेजिडेंशियल और बिजनेस एरिया में 40 से 50, सिटी एरिया में 45 से 55, से इंडस्ट्रियल एरिया में 50 से 60। ठीक है, अब इंडोर नॉइस लेवल एक्सेप्टेबल देख लेते हैं। रेडियो और टीवी स्टूडियो, रेडियो और टीवी स्टूडियो का नॉइस लेवल 25 से 30 डेसिबल। म्यूजिक रूम का 30 से 35 डेसिबल एक्सेप्टेबल है। हॉस्पिटल क्लासरूम और ऑडिटोरियम में 35 से 40 डेसिबल एक्सेप्टेबल है। अपार्टमेंट होटल होम कॉन्फ्रेंस रूम स्मॉल ऑफिस 35 से 40। ठीक है, ये दोनों सेम है। हॉस्पिटल क्लासरूम ऑडिटोरियम अपार्टमेंट होटल होम कॉन्फ्रेंस रूम जहाँ पे काफ़ी थोड़ा भीड़ इकट्ठा होती है उसको उस वहाँ पे 35 से 40 डेसिबल एक्सेप्टेबल है। कोर्ट रूम लाइब्रेरी या कि प्राइवेट ऑफिस यहाँ पे 40 से 45 डेसिबल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लार्ज पब्लिक ऑफिस बैंक स्टोर्स, बड़े पब्लिक ऑफिस में बैंक्स में स्टोर्स में 45 से 50 डेसिबल एक्सेप्टेबल है। और रेस्टोरेंट में 50 से 55 डेसिबल एक्सेप्टेबल है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नॉइज़ लिमिट देख लेते हैं काफ़ी अलग अलग जोन्स की। इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में नॉइज़ लिमिट 75 है, नाइट टाइम में 70 है।
कमर्शियल एरिया में 65 है, नाइट टाइम में 55 है। रेजिडेंशियल एरिया में 55 है और नाइट टाइम में 45 है। साइलेंस जोन में ना डे टाइम में 50 है और रात टाइम में 40 डेसिबल। ठीक है, तो साइलेंस जोन में रात को 40 डेसिबल अलाउबल है और दिन को 50 डेसिबल। रेजिडेंशियल एरिया में रात को 45 डेसिबल अलाउ है और दिन को 55 डेसिबल। कमर्शियल एरिया में रात को 55 डेसिबल अलाउ है और दिन में 65 डेसिबल। और इंडस्ट्रियल एरिया में रात को 70 डेसिबल अलाउ है और दिन में 75 डेसिबल। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इस जो तीनों टेबल इसमें स्टार लगा है वो ध्यान रखना है। और डिग्री ऑफ नॉइज देखते हैं। 30 डेसिबल है तो बहुत ही कम फेंट फेंट नॉइस होगा। 40 से 50 डेसिबल है तो मॉडरेट नॉइस होगा। 60 से 80 डेसिबल है तो काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइस होगा। 90 डेसिबल एक्सट्रीमली लाउड नॉइस। 140 120 140 डेसिबल पेनफुल नॉइस है। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग इंडोर की जो लिमिट है वो 30 डेसिबल से कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO। नॉइस ग्रेटर देन 75 डेसिबल ओवर लॉन्ग एक्सपोजर हियरिंग डैमेज कर सकते हैं अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ है लॉन्ग एक्सपोजर में। ठीक है, नॉइस अबव 120 डेसिबल कैन कॉज बायोकेमिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडीज। अगर नॉइस 120 डेसिबल से ऊपर सुनी जा रही है तो वो बायोकेमिकल चेंजेस कर देगी ह्यूमन बॉडीज में। ठीक है, ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। स्टैंडर्ड नॉइस प्रेशर 20 माइक्रोपास्कल, यह है स्टैंडर्ड नॉइस प्रेशर। स्टैंडर्ड नॉइस इंटेंसिटी 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर नॉइस लेवल 20 dB से इंक्रीज हो गया तो नॉइस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी 10 गुना। ठीक है, इफ नॉइस लेवल इंक्रीजेस 20 dB देन नॉइस इंटेंसिटी इंक्रीजेस 10 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल में एक्सेप्टेबल है। विस्पर जो होता है वो 30 डेसिबल में विस्पर किया जाता है। एक्सेप्टेबल मेजरमेंट है मोटरसाइकिल मूव कर रहे हैं उसका एक्सेप्टेबल मेजरमेंट 95 dB है। इंडस्ट्रियल साउंड लिमिट जो है WHO के अनुसार 75 dB। ठीक है, इंडस्ट्रियल साउंड की लिमिट है 75 dB WHO के अनुसार। हियरिंग लेवल नॉइस को मेज़र किया जाता है डेसिबल यूनिट में। ठीक है, हियरिंग लेवल ऑफ नॉइस अगर डेसिबल यूनिट में मेज़र करें तो मिनिमम जो नॉइस होती है वो 0 dB होती है और मैक्सिमम होती है 180 dB। फ्रीक्वेंसी में मेज़र करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज जो कि सुनी जा सकती है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। मिनिमम डेसिबल 0 डेसिबल, मैक्सिमम 180 डेसिबल। ठीक है, अब बात करते हैं इको की कि इको क्या होता है। ए साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम सरफेस टू द लिसनर ईयर इज कॉल्ड इको। वो साउंड जो कि रिफ्लेक्ट करे सरफेस से जो आदमी सुन रहा है उसके कानों तक, उसको बोलते हैं इको। ठीक है, जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच वो ग्रेटर और इज इक्वल टू 17.2 मीटर होना चाहिए इको के लिए। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड सोर्स ऑफ साउंड शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 17.2 मीटर फॉर बीइंग इको। ठीक है, यहाँ पे अपना एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। इसी के साथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच।